अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके 2 लेक्चर हमने बनाए थे, 2 लेक्चर में चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 2 तो एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है और इसमें ज्यादातर एक ही लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड। इसमें बायोलॉजिकल मेथड है, पूरे चैप्टर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके स्टेप्स होते हैं, अलग अलग स्टेप आपने पढ़ने। तो पहले मैं आपको उसका पूरे का ओवरव्यू देता हूं कि बायोलॉजिकल मेथड है क्या। अच्छा, बायोलॉजिकल मेथड क्यों यूज करते हैं, क्या करते हैं? हमारे जो साइंसदान होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो किसी भी मसले को हल करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। हमारे साइंटिस्ट जो भी हैं, किसी मसले को हल करने के लिए एक फार्मूला यूज करते हैं जो स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। इस फार्मूले को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड मुश्तमिल होता है स्टेप्स पर। उन स्टेप्स को यूज करके हम डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जितने भी साइंटिस्ट हैं, इवन के आप इसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगा। हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं, जो डॉक्टर होता है, अब पेशेंट जब उसके पास जाता है तो वो भी एक किस्म की एक प्रॉब्लम लेकर आता है। तो डॉक्टर किस तरह से उसकी प्रॉब्लम को हल करता है, उस टाइम भी यही मेथड अप्लाई होता है। तो बायोलॉजिकल मेथड के हमारे पास स्टेप है। सबसे पहला स्टेप जो है, जहां से बायोलॉजिकल मेथड स्टार्ट होता है, वो स्टेप हमारे पास है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें ऑब्जर्वेशन की जाती है। फर्ज करो एक मसला हो गया, ये मार्कर मुझे कहीं से मिला है, मुझे नहीं पता क्या है, ये पता ही नहीं मुझे क्या है। मैं आपको देता हूं, मैं कहता हूं इस पर बायोलॉजिकल मेथड करो। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, हम इसको देखते हैं क्या है, ये किस तरह से है, तो ये कहलाती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में क्या करते हैं, हाइपोथेसिस में सोचते हैं। पहले स्टेप पे हमने इसको देखा, दूसरे स्टेप में हम इसके बारे में सोचेंगे कि ये क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इससे मिलता जुलता है, या तो ये होगा या तो ये होगा। ये 2 स्टेप आपको आगे समझ में। पहले ऑब्जर्वेशन हुई, फिर मैंने इसकी हाइपोथेसिस करी। इसके बाद इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक टीम बैठती है। एक टीम बैठती है और टीम रीजंस पेश करती है। रीजंस हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरा डिडक्टिव रीजनिंग। ऑब्जर्वेशन हो गई, हाइपोथेसिस हो गई, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक टीम बैठती है जो रीजंस पेश करती है। एक तो कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग और एक को कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। ये आगे हम पढ़ेंगे इन डिटेल। अच्छा, जब टीम बैठ जाती है तो एक फैसले पर वो पहुंचते हैं कि वो कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट कराओ। ठीक है, अब इस पे हम फैसले पर पहुंचे कि एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसके बाद स्टेप आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट स्टेप आता है। अब इसके बाद क्या होता है, अब फर्ज करो मेरे पास ये चीज आई थी, इससे पहले मैं इसे जानता नहीं था, लेकिन मेरे माइंड में हाइपोथेसिस ये बन रही थी, ये मार्कर जो है पेन से मिलता जुलता है, तो ये पेन के जैसा हो सकता है। तो एक्सपेरिमेंट जब हुआ, एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास आया डेटा। एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास आता है एक डेटा। अगर तो जो डेटा होगा वो होगा सपोर्टेड मतलब जो मैं सोच रहा था वही आएगा, तो ये बन जाएगा थ्योरी का मतलब कि ये बात ठीक है, जो मैं सोच रहा था ये बात सही है। अगर जो मेरे पास डेटा आया वो सपोर्टेड नहीं होगा तो वो थ्योरी नहीं बनेगा। हम फिर से क्या करेंगे, फिर से पहुंचेंगे न्यू मतलब हम फिर से स्टेप स्टार्ट करेंगे, फिर से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये आसान सा मेथड है बिल्कुल। ये तो मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी मार्कर की। इस तरह से एक पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है उस वक्त भी वो यही स्टेप यूज करता है, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट। टीम बैठती है, एक्सपेरिमेंट लिख के देती है। एक्सपेरिमेंट में जो डेटा आता है अगर वो मेरे मुताबिक हुआ तो थ्योरी बन जाएगा, नहीं होगा तो फिर से न्यू स्टार्ट करेंगे, फिर से ऑब्जर्वेशन, फिर से स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे एक एक स्टेप को बायोलॉजिकल मेथड के। तो बायोलॉजिकल मेथड मैंने बता दिया कि हमारे साइंटिस्ट किसी भी मसले को हल करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है, जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड में स्टेप्स होते हैं। अब बायोलॉजिकल मेथड को आसान बनाने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, मलेरिया। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, उसको हम समझते हैं। फर्स्ट करो हमारे पास एक मसला आया, मलेरिया आया, एक पेशेंट आया, उसको मलेरिया हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता कि इसको मलेरिया हुआ है।
तो मैं आपको स्टेप्स के जरिए बताऊंगा कि हमें किस तरह पता चलेगा कि इसको मलेरिया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास जो बायोलॉजिकल मेथड का था वो कौन सा था? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की पहली डेफिनेशन देखते हैं क्या बोलता है। स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज गेन थ्रू सेंसेस एंड इक्विपमेंट्स। ऑब्जर्वेशन में दो मेन चीजें हम यूज करते हैं। ऑब्जर्वेशन में हम दो मेन चीजें यूज करते हैं, एक को हम कहते हैं सेंसेस और एक को हम कहते हैं इक्विपमेंट्स। अब ये क्या होती है? आप जब देखते हो एक पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर भी ये दो चीजें यूज करता है जब वो ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है। क्या क्या यूज है? क्या क्या यूज करता है? पहली चीज है सेंसेस। अब एक इंसान में 5 सेंसेस होते हैं, आई, नोज, स्मेल, स्मेल हो गई, तो एक इंसान में 5 सेंसेस होते हैं। पहला सेंस टच, स्मेल हम सूंघते हैं, साइट हम जो देखते हैं, हियर हम जो सुनते हैं, और हमें किस चीज का जायका आता है। तो ये इस तरह के इंसान के अंदर 5 सेंसेस होते हैं। आंखों से देखते हैं, नाक से हम किसी चीज को सूंघते हैं, और ये जबान से हम चीजों को टेस्ट करते हैं, और हमारी बॉडी में कोई हाथ लगाते हैं तो हमें महसूस होता है, हमें वो टेस्ट करता है, और आखिरी चीज हमारे जो एयर है हम इससे हियर करते हैं, हम इससे सुनते हैं। तो ये 5 सेंसेस होते हैं जो ऑब्जर्वेशन में यूज किए जाते हैं। आप देखते हैं कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आंखें देख रहा होता है, ठीक है, वो कहता है कि अपना मुंह खोलो, तो वो पहले जब ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है तो वो पहले ये यूज करता है, ठीक है। उसके बाद क्या यूज करता है? इक्विपमेंट्स। अब इक्विपमेंट क्या होते हैं? डॉक्टर के पास एक सबसे अहम इक्विपमेंट होता है थर्मोमीटर। आप देखते हैं कि जब पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास तो वो उसके मुंह में लगाता है थर्मोमीटर, जिससे उसकी बॉडी का टेम्परेचर पता चल जाता है। तो ये इक्विपमेंट्स है। इक्विपमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? ये हो सकते हैं थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर मशीन, शुगर मशीन, और भी बहुत सारी मशीनें जो होती हैं इन्हें हम कहते हैं इक्विपमेंट। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होती है? ऑब्जर्वेशन में हम लिखते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिखते हैं दो चीजों को यूज करके, एक सेंसेस और एक इक्विपमेंट्स। जो सेंसेस है इसका एक और वर्ड है, एक और वर्ड यूज करते हैं, वो वर्ड यूज करते हैं क्वालिटेटिव, और जो इक्विपमेंट्स है इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं जिसे कहते हैं क्वांटिटेटिव। तो ये पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन फर्स्ट करो, एक मलेरिया का पेशेंट डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसकी ऑब्जर्वेशन की, वो उसकी आंखें देखेगा, उसका मुंह देखेगा, उसके पहले जो 5 सेंसेस हैं उन सेंसेस को चेक करेगा, उसके बाद इक्विपमेंट यूज करेगा, थर्मोमीटर वगैरह लगाएगा। तो डॉक्टर ने मलेरिया के पेशेंट की ऑब्जर्वेशन कर ली। अब क्या नेक्स्ट स्टेप कौन सा आता है? नेक्स्ट स्टेप आता है हाइपोथेसिस। इसमें क्या होती है? इंटेलिजेंट गेस। ये जो वर्ड है ना गेस, इसका मतलब होता है तुक्का लगाना। तो इंटेलिजेंट जो डॉक्टर है, जाहिर सी बात है वही इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट क्या करते हैं? इंटेलिजेंट करते हैं गेस मेड बाय साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। इसमें भी स्टेटमेंट लिखते हैं, इसमें भी स्टेटमेंट लिखते हैं, लेकिन इसमें जो हमारे पास साइंटिस्ट होते हैं वो गेस करते हैं, वो तुक्का लगाते हैं। अब एग्जांपल इसी की ले लो। हमारे पास जो मलेरिया का पेशेंट डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन उसकी कर ली दो चीजों को यूज करके, सेंसेस एंड इक्विपमेंट्स। अब वो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं डॉक्टर, वो सोच रहे हैं कि यार मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा था इस किस्म के पेशेंट को ये होता है, ये होता है, तो शायद इसको ये हो सकता है, या इसको मलेरिया हो सकता है, या इसको कुछ और भी हो सकता है। तो मतलब वो तुक्के लगा रहे हैं, वो सोच रहे हैं, जो डॉक्टर है वो सोच रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। एग्जांपल एक देख लो। अब डॉक्टर सोच रहे हैं प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब डॉक्टर को ये पता है कि किसी पेशेंट को मलेरिया होगा तो उसके खून में पाया जाता है प्लाज्मोडियम, और जब ऑब्जर्वेशन हो रही थी इसमें भी यही देखा जाता है कि जो मलेरिया का पेशेंट है उसके खून में प्लाज्मोडियम होना चाहिए, प्लाज्मोडियम होगा तो इसको मलेरिया होगा। तो ऑब्जर्वेशन आगे समझ में, ऑब्जर्वेशन में दो चीजें यूज करते हैं, सेंसेस, इक्विपमेंट्स। हाइपोथेसिस में लगाते हैं तुक्के, हमें जो पता होता है, हमारी जो नॉलेज होती है उसको हम लगाते हैं तुक्के और स्टेटमेंट लिख देते हैं, तो इसको कहते हैं हाइपोथेसिस। ये दो मेन स्टेप है स्टार्टिंग के। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेप्स तो हो गए, ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस। तो इसके बाद हमारे पास आता है स्टेप जिसको कहते हैं रीजनिंग। ये किस वक्त होता है? इसमें क्या होता है कि इसमें टीम बैठती है, टीम बैठती है, वो अपने अपने रीजंस पेश करती है। ऑब्जर्वेशन हो गई, हाइपोथेसिस हो गई, उसके बाद टीम बैठती है, वो बैठ के अपने अपने रीजंस पेश करती है कि अब फर्ज करो मैंने ऑब्जर्वेशन की, मैंने हाइपोथेसिस की, मैंने टीम बिठा दी।
टीम बिठा दी मैंने। अब मैं उनको बताऊंगा कि मेरे पास पेशेंट आया, मैंने उसमें ये ऑब्जर्वेशन की, ये हाइपोथेसिस की, तो वो सब अपने अपने रीजंस पेश करते हैं। तो इस स्टेप को कहते हैं रीजनिंग। रीजनिंग की दो टाइप से मैंने उस वक्त बताई थी, एक को कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग और एक को कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। जो पहले वाला रीजनिंग है डिडक्टिव रीजनिंग, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मूव करते हैं स्पेसिफिक टू जर्नल, किसी खास चीज से आम चीज की तरफ इशारा करते हैं, किसी खास चीज से आम चीज की तरफ इशारा करते हैं। एग्जांपल हमारे पास है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक खास चीज है, हमें पता है कि जो मलेरिया पेशेंट है उसके खून में प्लाज्मोडियम होता है। तो प्लाज्मोडियम क्या है, एक स्पेसिफिक चीज है, एक खास चीज है। अब मैं कहता हूं, मैं रीजन दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, मैं कह रहा हूं कि प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, तो जितने भी मलेरिया के पेशेंट हैं उन सब के खून में प्लाज्मोडियम होगा। मैंने सिर्फ प्लाज्मोडियम को उठाया, स्पेसिफिक को उठाया और मैंने सब आम की बात कर दी। मैंने कहा कि प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, तो जिसको मलेरिया होगा उसमें प्लाज्मोडियम पाया जाएगा। मैं स्पेसिफिक से जर्नल पे चला गया, मैं आम लोगों पे चला गया, तो उसको कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। बस एक वर्ड माइंड में रखें, स्पेसिफिक टू जर्नल। अब जो इंडक्टिव रीजनिंग है इसमें इसका उल्टा होता है, इसमें क्या करते हैं, किसी जर्नल चीज से स्पेसिफिक चीज की साइड इशारा करते हैं। एग्जाम्पल ले रहे फिश स्केल। मेरे पास एक मछली है शार्क, मैं उसकी ऑब्जर्वेशन कर रहा था, हाइपोथेसिस कर रहा था। मैं जब रीजनिंग दे रहा था मैंने कहा कि इस मछली के जिस्म के ऊपर स्केल है, इस मछली के जिस्म के ऊपर स्केल है, आम सी बात है स्केल है। अब मैं क्या कर दूंगा कि इस जो स्केल थे उस स्केल से मैंने ये कह दिया कि इस मछली के जिस्म पे स्केल हैं, तो जितनी भी मछलियां हैं उन सब के जिस्म पर स्केल्स होंगे। मैंने किसी जर्नल से स्पेसिफिक की साइड इशारा कर दिया, मैंने कहा कि इस मछली के जिस्म पर स्केल हैं, तो जितनी मछलियां हैं उन सब के जिस्म पर स्केल होने चाहिए। मैंने स्पेसिफिक चीज की बात कर दी। तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें सिर्फ आपको एक लाइन याद रखनी है कि डिडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक से जर्नल पे जाते हैं और इंडक्टिव रीजनिंग में हम जर्नल से स्पेसिफिक पर जाते हैं। तो ये स्टेप हो गया रीजनिंग। जब रीजनिंग हो जाती है, टीम बैठ जाती है, डिसाइड हो जाता है, फिर वो कहते हैं कि अब आप इस पेशेंट को एक्सपेरिमेंट लिख के दो। फिर एक्सपेरिमेंट स्टेप आता है। व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट को एक लाइन में हम कहें तो एक्सपेरिमेंट इज अ प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस। हम जो सोच रहे थे, जो बातें कर रहे थे, जब हम उसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो ये कहलाएगा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट इज अ प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस। इसके लिए एग्जांपल दी गई है, जब एक्सपेरिमेंट होता है तो हम 100 ऐसे पीपल्स का ब्लड लेते हैं जिन्हें मलेरिया होता है और 100 ऐसे पीपल्स का ब्लड लेते हैं जो बिल्कुल हेल्दी होते हैं। ऐसे 100 पीपल्स जिन्हें मलेरिया था उन्हें कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और ऐसे 100 पीपल्स जो हेल्दी थे उन्हें कहा जाता है कंट्रोल ग्रुप। ये एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस की जाती है। हम 100 ऐसे बंदे लेते हैं जिन्हें मलेरिया होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। 100 ऐसे पर्सन लेते हैं जो हेल्दी होते हैं, कंट्रोल ग्रुप। अब एक्सपेरिमेंट हो जाता है, उसके बाद आता है रिजल्ट। अब इस रिजल्ट में क्या होता है, रिजल्ट वेरीफाई करता है हाइपोथेसिस को। रिजल्ट वेरीफाई करता है हाइपोथेसिस को। व्हाट इज हाइपोथेसिस? जो मैं सोच रहा था, मेरी टीम बैठी, मैंने उनको रीजन पेश किया, एक्सपेरिमेंट लिख के दिया, रिजल्ट आ गया, तो जो मैं सोच रहा था रिजल्ट ने उसको वेरीफाई कर दिया। जितने भी मलेरिया के पेशेंट थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया गया, ये रिजल्ट में आ गया, और जितने भी हेल्दी पर्सन थे उनके ब्लड में कोई प्लाज्मोडियम नहीं पाया गया। तो ये मेरे पास था रिजल्ट। तो ये पांच इंपॉर्टेंट स्टेप हैं। इसके बाद जब हमारे पास रिजल्ट आ जाता है तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कंक्लूजन। इसमें ये देखते हैं, इसमें एनालाइज किया जाता है रिजल्ट को। जो रिजल्ट आया था उसको एनालाइज किया जाता है, उसको मतलब रिपीट किया जाता है। एक दो जो सेंटेंस होते हैं वो उसको दोबारा से रिपीट करते हैं। तो जब एनालाइज होता है रिजल्ट जब एनालाइज हो जाता है तो उस बंदे ने जो पूरा मेथड पेश किया था, उसने जो बताया था, अगर एक और बंदे ने भी एनालाइज किया उसके मुताबिक भी वही आया, तो ये बन जाएगी थ्योरी। मैंने जो बायोलॉजिकल मेथड पेश किया था वो बाद में एनालाइज होता है। एनालाइज होगा तो बन जाएगा थ्योरी। अगर एनालाइज नहीं होगा, इफ डेटा नॉट सपोर्टेड, मैंने पहले बताया था, अगर इसमें क्या होगा कि हमारा जो रिजल्ट है उसको एनालाइज किया जाएगा और उसका डेटा सपोर्टेड नहीं होगा तो दोबारा से न्यू स्टार्ट करेंगे ऑब्जर्वेशन,
फिर से हाइपोथेसिस, फिर से टीम बैठेगी, फिर से पूरे स्टेप को फॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर डेटा सपोर्ट हो जाए तो ये बन जाती है थ्योरी। अब थ्योरी क्या होती है? अब थ्योरी वो चीज होती है जिसको बार बार टेस्ट किया जा चुका हो, ऐसी चीज जो बार बार टेस्ट हो गई हो। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे रिजल्ट को एनालाइज करते हैं, मतलब रिजल्ट एनालाइज हो रहा है तो ये जो मेथड पेश किया था इसको एनालाइज किया गया, इसको चेक किया गया, फिर बाद में क्या बन गई? थ्योरी बन गई। अब फर्ज करो एक आम बंदा कहता है मेरे पास थ्योरी है, और एक साइंटिस्ट है वो कहता है मेरे पास थ्योरी है। इन दोनों की थ्योरीज में बहुत फर्क होता है, क्योंकि जो साइंटिस्ट कहेगा मेरे पास थ्योरी है वो एनालाइज हुई भी होती है, उसको रिपीटेड एक्सपेरिमेंट उसके हुए हुए होते हैं, तब वो जाके बनती है थ्योरी। अब जैसे एग्जांपल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अच्छा यहाँ पे एक और बात, लाजमी नहीं है कि जो थ्योरी हो 100% ये सही हो, लाजमी नहीं जो थ्योरी हो वो 100% सही हो। अब जैसे एग्जांपल हमारे पास है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, एक थ्योरी है, लॉ एंड प्रिंसिपल नहीं है। थ्योरी के बाद एक और स्टेप आता है जिसे कहते हैं लॉ एंड प्रिंसिपल। अनफॉर्चुनेटली बायोलॉजी में 3-4 ही हमारे पास लॉ हैं, 3 से 4 अभी तक जो मैंने भी पढ़े, 3 से 4 लॉ ही मेरे पास आए, इससे ज्यादा बायोलॉजी में लॉ नहीं है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी में कोई भी चीज 100% है ही नहीं, बायोलॉजी में कोई भी चीज 100% है ही नहीं। तो यहां तक हम पहुंच गए थ्योरी तक। इसमें क्या करते हैं? रिजल्ट को एनालाइज करते हैं, एनालाइज हो जाता है तो बन जाती है थ्योरी। जैसे एग्जांपल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब जो थ्योरी है बार बार एनालाइज होगी, अगर वाकई में 100% ऐसा कुछ काम हुआ तो ये बन जाएगा लॉ एंड प्रिंसिपल। और जो लॉ होता है वो कांस्टेंट होता है, 100% वो बात बिल्कुल सही होती है। बायोलॉजी में बहुत सारे लॉ नहीं है, आप फिजिक्स पढ़ लें, आप केमिस्ट्री पढ़ लें, उसमें लॉ बहुत ज्यादा है। अब लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन ने इस एक मोशन पे 3 लॉ पेश कर दिए, एक चीज पे 3 लॉ पेश कर दिए, जबकि मैं क्या बता रहा हूँ पूरी बायोलॉजी में 3 से 4 लॉ हैं, इससे ज्यादा अभी तक मैंने नहीं देखे, होंगे और भी। मतलब ये कि इन शॉर्ट बायोलॉजी में लॉ बहुत कम है, क्योंकि बायोलॉजी में कोई भी चीज 100% नहीं है। तो यहाँ पर आके बायोलॉजिकल मेथड एंड होता है। फिर से मैं आपको स्टेप इसके रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन। डॉक्टर के पास मलेरिया का पेशेंट गया, उसने उसकी ऑब्जर्वेशन की थ्रू सेंसेस एंड इक्विपमेंट्स, ऑब्जर्वेशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप हाइपोथेसिस, डॉक्टर अब हाइपोथेसिस करेगा, हाइपोथेसिस हो रही है, नेक्स्ट स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 3 रीजनिंग, टीम बैठेगी, सब रीजंस पेश करेंगे कि मेरे पास पेशेंट आया, मुझे लगता है इसको मलेरिया है, मुझे लग रहा है कि इसको मलेरिया है, मैंने जो सोचा उसमें भी मुझे मलेरिया लग रहा था। टीम बैठी, बात हुई, रीजंस पेश किए, अब एक्सपेरिमेंट लिख के दे दिया, जाओ मलेरिया का टेस्ट कराओ। वो बंदा गया मलेरिया का टेस्ट कराने, अब रिजल्ट आया, रिजल्ट में लिखा हुआ है कि इससे मलेरिया है, तो जो हाइपोथेसिस उसने सोची थी वो हाइपोथेसिस ठीक हो गई, वेरीफाई हो गई, तो मतलब ठीक हो गया। और अगर जो उसने सोचा था वो नहीं हुआ तो दोबारा से स्टार्ट होगा, दोबारा से हाइपोथेसिस वगैरह ऑब्जर्वेशन वगैरह दोबारा से स्टार्ट करेगा। और अगर जो उसने सोचा था वो हो गया तो बन जाएगी थ्योरी, थ्योरी बाद में टेस्ट होते 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 एक लॉ बना देती है। तो ये था हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड। चैप्टर 2 में यही वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर आता भी है बायोलॉजिकल मेथड, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फिर भी किसी का कोई बच्चे को मसला हो तो मुझसे पूछ ले, मैं उसको आंसर दूंगा, जरूर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड्स हैं उन तक शेयर करें, ताकि हमारा चैनल सपोर्टेड होगा, ऊपर जाएगा, तो इस तरह से और भी वीडियोस बनाने का दिल करेगा। चैनल को सपोर्ट नहीं होगा तो वीडियो बनाने का भी दिल नहीं करता है। तो कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।